अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक। एंड अली हैदर ने इन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। तो अभी आफाक से पूछते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है, वो स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे इन सिचुएशन में। अस्सलाम वालेकुम आफाक। वालेकुम सलाम। कैसे? अली अदा ने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया और मेरा ख्याल है डिटेल में कि हाउ टू यूज एग्जाम सॉफ्टवेयर। जी अब बिल्कुल। एग्जाम सॉफ्टवेयर पे आप बाकी बहुत से टीचर्स ने अच्छी खासी वीडियोस बनाई हुई है, और सर साउथ तारिक, सर अहमद अमीर, हर टीचर ने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। तो वो ठीक अगर है। आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड ऑब्जर्व। वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम टिप्स पे बाकी आप बात कर एग्जाम लें। बीए का मतलब देखो, एग्जाम टीचर टीचर में और एक जो नया स्टूडेंट है जिसने अभी रिसेंटली पास किए हैं ये एग्जाम्स, तो जाहिर सी बात है, फर्क तो है ना। आप स्टूडेंट लेवल पे बेहतर स्टूडेंट बता सकते हैं। ऑल दो टीचर के पास सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल। होती है, स्टूडेंट ही उनको बता रहे होते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट जिसने हम्म, रिसेंटली पास किए हो एग्जाम्स, वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, किस तरह उसकी जी। स्ट्रेटजी थी, क्या मतलब उसने उस पे टेक्निक जी जी यूज़ की, तो वो आप बिल्कुल। बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। बट अगेन अली हैदर ने जिस तरह बताया था कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम MS1 की, MS2 की, रोज कोशिश जी। करें उसमें से। वैसे तो सारी की सारी करें एग्जाम के ऊपर सॉफ्टवेयर पे, लेकिन ठीक अगर है। टू द टाइम शॉर्टेज या फिर अगर आपने एक से ज्यादा पेपर उठाए हैं तो एटलीस्ट वन क्वेश्चन रोज एग्जाम सॉफ्टवेयर पे करें। और उस तरह करें जिस तरह अगर हमें एक मार्क का 2.1 मिनट्स टाइम एलोकेट होता है, आप उसको 1.8 करें। आप एक्स्ट्रा टाइम ना लें, आप ठीक उसको है। उसी एलोकेटेड टाइम में लें, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो जो भी आप पैनिक होते हैं जो भी, उसके लिए आपके पास टाइम एक्स्ट्रा हो। ये अगर ये इस तरह की सिचुएशन बनाए रोज हर सवाल करते हुए एग्जाम के जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर। और दूसरा ये कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए ठीक एग्जाम है। डे से पहले भी, और एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं आप तब भी आप 8 आवर्स स्लीप करें। एट ठीक है। आवर्स स्लीप इज अ फार बेटर ड्रग देन, मतलब कि कोई भी अगर आप स्टडी की कोई, अगर किसी को पता है सीक्रेट, उससे भी ज़्यादा अच्छा 8 आवर्स स्लीप है। ठीक हो तो एट गया। आवर्स स्लीप करें, और सुबह कोशिश करें फजर की नमाज के पास आप स्टडी करें। माइंड फ्रेश होता है आपका, आपका चीज़ें क्लियर होती हैं, तो वो एफिशिएंट वे में टाइम यूटिलाइज हो रहा होगा। उसके अलावा आप वही बात अली हैदर की रिपीट कर रहा हूँ कि एटीट्यूड ठीक रखें। कोई पेपर फेल हो जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, सोचें कि अगर पेपर पास हो गया तो लोग क्या क्या कहेंगे, किस तरह। ये एटीट्यूड अच्छा रखें। हेल्थ की टेक केयर करें अपनी। बाहर ना जाएं, बाहर के खाने ना खाएं उस मंथ में, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो 2-3 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो अपनी हेल्थ की टेक केयर करें, नमाज पढ़ें और अल्लाह पे यकीन रखें। बाकी तैयारी का मेरा ख्याल है हमने डिस्कस किया है कि आपने रोज स्टडी मतलब की करनी है, और पेपर वाले छुट्टियां अगर 4 घंटे, होगी। जो पेपर के 4 घंटे होंगे, उसमें आपने हम्म, कैसे मतलब अपने आप को मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहला सवाल ही ऐसा देख लेते हैं, मतलब पहला पार्ट ही जो 10-12 नंबर का है, आपको लगता है कि आपको वो नहीं आता, या इस तरह की कोई और हम्म। सिचुएशन आ जाती है, प्रेशर सिचुएशन बन जाती है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे कूल डाउन करना है या काम रखना है, किस तरह मतलब वो एंड तक लेके चलना है पेपर को। इसके अंदर यही है कि अगर तो आप ऐसा सोच के जाएंगे कि अच्छा मैंने कंसोलिडेशन का सवाल ऐसा पहले जाके वही करना है, तो अगर कंसोलिडेशन है थोड़ी कम्प्लेक्स आ गई तो फिर आप टेंशन में, तो जाके आपने नॉर्मल टीचर्स बताते हैं कि पूरा पेपर एक रीड करें, ठीक है। और जहां आपको लगता है कि, क्योंकि स्टार्ट में आपने अपने आप को कंफर्ट देना है, रिलैक्स होना है, ताकि आप पहले क्वेश्चन वो वाला करें जो इजी है आपके लिए, बाद में फिर आप मुश्किल की तरफ आए। क्योंकि आपका टाइम होगा मुश्किल को टैकल करने के लिए। अगर आप पहले ही मुश्किल में छलांग मार देंगे तो फिर वो हो सकता है आपसे थोड़ी सी मिस्टेक्स हों, आप इश्यूज आए। तो इसलिए यही है कि पूरा क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चंस होते हैं, आई कैप क्वेश्चन देता है आपको गुमराह करने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस ये भी देता है कि आसान होते हैं, आप पास इजीली वो मार्क्स का कर सकते हैं। वो ढूंढें, और ढूंढे जाते हैं इजीली। आप अगर जिस बंदे ने तैयारी की है ना, उसके लिए मैक्सिमम एक क्वेश्चन होगा, उसका पार्ट, एक दो पार्ट होंगे जो
मुश्किल होंगे। बाकी ओवरऑल पेपर आता है, इजी आता है। इजी मैं नहीं कहूँगा, मतलब कि पेपर आता है जिसके अंदर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन ढूंढें, अपने आप को रिलैक्स करें। आप एटलीस्ट 1.5 घंटे में आपके 1.25 या 1.5 क्वेश्चन हो चुके हों। ठीक है, ताकि आप रिलैक्स मोड में अब हों और पेपर मुश्किल सवाल की तरफ जाएं। और जहाँ तक बात है, पानी की बोतल साथ रखें। ठीक है, और पानी पीते रहें, दुआएं मांगते रहें। हम तो यही करते थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ते रहते थे, ताकि बिल्कुल हौसला भी बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। कि ठीक रहे। तो इसमें मैं एक और तो चीज़ ऐड करना चाहूँगा बाकी कि जी जी, कंप्लीट कर लें आप। अ, जी जी, यही मैंने कंप्लीट कर दी। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने मतलब पेपर में आखिरी बाल तक लड़ना है। एक मेन चीज़ ये होती है कि इधर कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो हर क्वेश्चन का हर पार्ट अलग अलग है। तो आप जिस मर्जी सीक्वेंस में कर लें, आपका सीक्वेंस तो खराब होना नहीं है। तो आपको पार्ट डी पहले आता है, सी पहले आता है या ए पहले आता है। हालांकि एमएसए में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन केस आपको लगता है कि कोई सेपरेट पार्ट है, किसी के साथ वो लिंक नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल कोड ऑफ एथिक्स का बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, अगर आप वो पिक कर लेते हैं और वो उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, उसका अपेंडिक्स भी अलग होता है, तो उसके पार्ट पे जाए वो डी है या ई है, तो उसको आप पहले कर लें तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर बाकी करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई लिंक्ड क्वेश्चन आ गया ना, तो उनको आप एक साथ कर लें। फॉर एग्जांपल उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट रिस्क या ऑडिट रिस्क और प्रोसीजर इकट्ठे पूछे हैं पार्ट ए और पार्ट बी में, तो दोनों को कंबाइन कोशिश करें, कंबाइन कर ले। इसी तरह अगर एमएससी 2 में बात करूं, अगर उसने रेशियो एनालिसिस का या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में से उसने रेशियो एनालिसिस साथ में उसकी कमेंट्री, तो वो आप उन दोनों पार्ट को इकट्ठे भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप पहले एक पे इतना एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें, फिर दूसरे पे जाएं, फिर दोबारा से वही इंफॉर्मेशन पढ़ें, फिर दूसरा पार्ट करें। तो ये आप बेहतर वे में अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो आपने पेपर देख के प्लान करना है ना कि इसको कैसे किया जा सकता है, दोनों कंबाइन इजीली होंगे या सेपरेट इजी वे में और जल्दी हो जाएंगे। तो जो आपको बेहतर लगे उसी तरह से करना है। समटाइम सवाल आप कंबाइन कर सकते हैं, पार्ट ए बी सी, उसकी अपेंडिक्स भी एक होती है और दोनों पार्ट इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो इकट्ठे करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और जब टाइम बचेगा तो आप पे प्रेशर थोड़ा रिलीज होगा। दूसरी बात, आखिरी बात, आखिरी गेंद तक खेलना है आपने। 4.25 घंटे बहुत होते हैं, किसी सिचुएशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इवन आपको नहीं भी आता ना, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, मेरा कॉर्पोरेट लॉ का पेपर पहली अटेम्प्ट में ऐसा था कि मुझे 100% श्योर था कि मैं पास नहीं कर सकता। स्टिल मैं उसको कंप्लीट किया, अपनी तरफ से कंप्लीट हम्म, किया, थोड़े से मार्क्स से रह गया। हिम्मत नहीं आ रही, मतलब ये नहीं करना कि उठ के आ जाए, ऐसे छोड़ दें। एंड तक आपने ऐसे खेलना है, कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा आप उसको इजीली मैनेज करके पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। सो कंप्लीशन हम्म, की तरफ जाइएगा। परफेक्शन कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होती। एमएसए का ऐसे पेपर दोनों देखे जाए ना, इफेक्टिवली वो 120 125 मार्क्स के हैं। तो आपके पास हम्म, 60 to 70 मार्क्स तक मिस्टेक का मार्जिन है। आपने सिर्फ 50 मार्क्स लेने हैं। तो वो एक सूरत में, दो सूरतों में पॉसिबल है। एक, आप कंप्लीट करके, कंप्लीट दोनों हम्म, तरह से, हर क्वेश्चन भी और मार्क्स वाइज भी, 90 to 100 के दरमियान करके हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा बात करते हैं कि 4.25 घंटे, 3 क्वेश्चन, एक 50 नंबर का, दो 25 25 नंबर के, इनको किस तरह लेके चलना है। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मेरा तो ये होता था, पहले 2 घंटे में 50 नंबर वाले क्वेश्चन को देता था, फिर एक एक घंटा 25 25 नंबर वाले दोनों क्वेश्चन को देता था, फिर मेरे पास 15 मिनट बच जाते थे। तो मैं उस तरह लेके चलता था कि जैसे ही टाइम खत्म हो, वो पार्ट वो क्वेश्चन इट सेल्फ खत्म हो जाए, उसको मैं छोड़ दूं। हम्म, जितना हो चुका है, 90% 80% हो चुका है, उसको छोड़ दूं, बाकी बाद में हम्म, देखेंगे। क्योंकि मुझे परफेक्शन नहीं हम्म, चाहिए होती, मुझे कंप्लीशन चाहिए होती है। तो अगर हम्म, आप ये बात पिक कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं टाइम मैनेजमेंट पे आफाक की ओपिनियन लूंगा कि इन्होंने अपने एमएसएज में कितने मार्क्स तक का किया था और इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, और फिर अली हैदर से पूछूंगा। जी आफाक। अच्छा, टाइम के अंदर जिस तरह मैंने बताया था कि मैं मेरी आदत थी कि प्रैक्टिस में भी मैं यही करता था कि 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया कितने मार्क्स हैं, उसको टाइम एलोकेट कर दिया। तो एक आदत सी बन गई थी एमएसए में तो जल्दी थोड़ा तो। ज़्यादा है ना, हाँ एमएसए में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है ना, मेरे ख्याल से 2.5 मिनट होते हैं। 2.4 मिनट्स
2.4 मिनट्स पर जी जी आवर टू है, पर मार्क्स है, अगर आप वो पर मार्क्स है। 15 मिनट्स सॉरी, हाँ, रीडिंग टू को पॉइंट निकाल के फोर दें जी की बजाय वो जो तो आप टू एक्स्ट्रा पॉइंट टू कर टाइम की लें। बजाय 2.1 या 2.2, जितना मतलब कि आप कम कर सकते हैं, ताकि आपको जी जी थोड़ा सा टाइम आपका, आपको एग्जाम वाले दिन एक्स्ट्रा फील हो गया, एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है और ठीक है। जहाँ जहाँ तक बात है कि क्या मतलब कि कितने मार्क्स का किया, तो एम एस वन में मेरी एक ही अटेम्प्ट लगी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, एम एस टू में दूसरी, तो जो जिसमें जिस अटेम्प्ट दोनों पेपर पास किए थे उसमें 100 मार्क्स का पेपर दिया था। ठीक है क्योंकि मेरी यही अप्रोच थी, जिसका मैंने बताया था कि आपकी अप्रोच थी कि आपने 50 नंबर वाला सवाल किया, मेरा ये था कि मैं आई वांटेड टू फील कि यार मेरा, मैं कंफर्ट लेना चाह रहा था कि मेरा एक सवाल हो जाए, तो मैंने एक पहला 25 मार्क्स का कर लिया। वो मेरा आई गेस मतलब कि जितना एलोकेटेड टाइम था उससे भी 10-15 मिनट पहले हो गया। फिर ठीक मैं है। चला गया उस 50 नंबर वाले पे, फिर मेरे पास अच्छा खासा टाइम था उसके लिए, फिर वो फिर मैं कंफर्ट लेवल पे आके क्वेश्चन किया। ये मैं आपको एम एस से टू की भी बता रहा हूँ, एम एस से वन के अंदर भी बता रहा हूँ। सही और है। ये तभी मुझे याद है कि पहली जो मेरी अटेम्प्ट थी एम एस से टू की, उसके अंदर मुझे टाइम का भी इशू आया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस उस तरह नहीं की थी। जिस तरह हम सॉफ्टवेयर पे टाइम एलोकेट करके करनी चाहिए थी कि चलो 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, मैं 2.4 ही था लेता। सही और है। समटाइम मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कंप्लीट नहीं होता। तो ठीक है। उसने भी अफेक्ट, मुझे याद है मैंने 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था अपनी पहली अटेम्प्ट में, जिसके अंदर मेरे 42 आए थे। तो तो अगर मैं दिस आपसे जी जी। अगर मैं आपसे रीजन ऑफ फेलियर पूछूं कि आपका एमएस से टू का पेपर किस वजह से रहा था, अगर उनको आप मतलब क्या कहते हैं इन शॉर्ट बताएं कि तीन चार मोटी मोटी रीजन बतानी हो तो आप कौन सी बताएंगे? पहला तो भी मैंने जिस तरह बताया कि टाइम आपको, आपने पहले प्रैक्टिस में ही मैनेज नहीं किया, तो पेपर में भी मुश्किल होता है मैनेज करना। तो आपने कोशिश कितने करें, नंबर का प्रैक्टिस अटेम्प्ट कर करें। सके थे? आप फर्स्ट टाइम में कितने नंबर का अटेम्प्ट किया था आपने? मैंने 85 का किया, एटी तो फाइव 85 का का किया किया था। तो 42 पे रह गया। अगर आप 100 हाँ, तक चले 42। जाते तो 15 में से 8 मे नंबर ही भी, हाँ, मिलना बड़ा ऑफ आसान कोर्स था। मे भी कि अगर मैं 100 का करता तो मैं पास हो जाता। तो दूसरी रीज़न ये है कि लाइक सिलेक्टिव स्टडी थोड़ी सी अप्रोच मैंने यूज़ की थी, जो कि नहीं करनी चाहिए। अकाउंटिंग के अंदर मैंने, सॉरी, एमएससी टू की बात कर रहा हूँ, बीएफडी के अंदर मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए, ये अज्यूम करते हुए चलो मैंने किए हुए हैं जस्ट, लेकिन उस टाइम में एक्चुअल में टाइम नहीं था सही है। उनको रिवाइज करने का, लेकिन वो मैंने छोड़ दिए। अनफॉर्चुनेटली उसी में से पेपर आ गए। तो फिर एक ये भी रीज़न है कि आप सिलेक्टिव स्टडी वाकई नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप लोगों ने क्या है कि ब्रॉड लेवल पे स्टडी करें, तो हर चीज़ ब्रॉड लेवल पे स्टडी करनी चाहिए, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। आई कैप का दिल करता है एक टॉपिक में से 20 नंबर का सवाल उठा के दे देता है। तो तीसरी रीज़न यही है कि नींद वो पूरी नहीं थी। मुझे याद है कि जिस टाइम में मेरा फेल था, वो पूरी रात इसी टेंशन में कि टॉपिक्स नहीं हुए, मैं सोया ही नहीं। अब मैं पेपर में बैठा हूँ विदाउट सोए, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे नींद भी आ रही है। तो सारा ही ना वो एक, बल्कि टोटल एक आप कह रहे हैं कि अच्छी अटेम्प्ट नहीं थी मेरी वाली। तो ये मेरा ख्याल है तीन बड़ी रीजन मेरी ये थी पेपर में फेलियर की। फिर इन तीनों रीजन को मेनली ठीक किया तो पेपर हो गया पास। चलो जी, अच्छी बात है। अली हैदर से पूछते हैं कि अली हैदर आपने टाइम मैनेजमेंट पे क्या किया था? आपने पेपर कितने मार्क्स तक अटेम्प्ट किए और किस तरह लेके चले थे? जी जी सर। सर, आप दोनों ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए हैं। उन्हीं को मैं समराइज कर लूँगा, जहाँ मैं यूज़ मैंने किए हैं मैं बता दूंगा वो। जैसे कि अब रीज़न ऑफ फेलियर में सर कुछ चीज़ें बता रहे थे, मैं पहले उन पे डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर टाइम मैनेजमेंट पे भी कर जी लूँगा। बिल्कुल। ये लिटरली मेरे साथ ये बिल्कुल सिनेरियो हुआ है कि मैं एसपीएम में मेरी नींद पूरी नहीं थी, एक मेजर रीज़न थी। और हर बंदे का होता है, तो मेरा स्लीप साइकिल हर बंदे का तकरीबन 7-8 आवर्स का होता है ना, तो मैं 4-5 घंटे सो गया था, तो उस वजह से काफ़ी मुझे दुश्वारी आई कि मैं देख रहा हूँ मैं बहुत थका हूँ और मुझे एग्जाम में नींद आ रही है। तो नींद आप पूरी करें। दूसरा, चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया था जिस तरह रिक्वायर्ड था एसपीएम के एग्जाम में। तो ये बस मैं एक बता रहा हूँ कि मैंने लिटरली मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, अपने कुलीग्स को देखा है कि वो सेम यही बड़ी बड़ी वजूहत होती हैं कि नींद नहीं पूरी होती, सिलेक्टिव स्टडी होती है, तो बंदा वहाँ पैनिक कर जाता है। देखिए, अगर
तो आपने सिलेक्टिव स्टडी की है और वही क्वेश्चन आ गया, चाहे वो 10 नंबर का होगा, लेकिन आपका वो ऐसा कॉन्फिडेंस लूज करेगा कि आप 90 नंबर्स को भूल जाएंगे, आप 90 मार्क्स को ना। क्योंकि आपने रिक्वायर्ड है, जैसे अब आपने भी बताया कि रिक्वायर्ड तो यही है कि आपको, आपने अगर 100 110 नंबर का पेपर होता है, आपको भी पता है, टीचर्स को भी पता है, कि अब तो बच्चों को भी पता है कि पेपर 100 नंबर का नहीं होता, प्लस होता है, कि एग्जामिनर कमेंट्स में आप पढ़ें तो 110 15 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें भी आपके पास एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर है 65 नंबर्स का, 60 नंबर का। तो ये फिर, लेकिन ये बंदा ओवरलुक कर जाता है क्योंकि हम ह्यूमन है और प्रेशराइज हो जाते हैं। तो ये चीजें इस पे बार बार अभी से इस पे आप काम करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे रोज टाइमर लगा के, तो आपको इशू ही नहीं आएगा टाइम का। और बड़ी, अगर अभी भी कोई टॉपिक्स रह गए हैं तो एटलीस्ट उनका एक ओवरव्यू ले लें अच्छे से, उनको एक दो दफा पढ़ लें, ज्यादा अगर डेप्थ में भी कवर नहीं कर सकते तो। अच्छा, फिर आ जाते हैं सर टाइम मैनेजमेंट में, कि आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, एक 50 नंबर का है, दो 25 25 या 30 20 नंबर के क्वेश्चंस है। अब आपने 4.25 घंटे इफेक्टिवली में इसको किस तरह कवर करना है। अब एक चीज के सबसे पहले, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। कंटिन्यू रखें। हेलो? जी जी, आवाज जी आ जी, रही है आ रही है आपकी आवाज। आवाज, बिल्कुल कंटिन्यू रखें। जी सर, इस पे एक ये चीज है कि आप देखें कि आपने जो पहले 15 मिनट है ना, उसको किस तरह यूज करना है। अब मैंने आप दोनों से एक चीज सीखी अभी, कि सर कैसर का एक अपना तरीका है, सर अफाक का अपना तरीका है। कि सर अफाक पहले कंफर्ट लेते हैं, जाते हैं, अपने आप को स्टैंड करते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन अब जैसे सर कैसर है, वो पहले 50 नंबर को अपने सिक्योर करते हैं, क्योंकि आपने छोड़ना तो नहीं, आपने पेपर पूरा करना है, मेंटेलिटी ये है, कंडीशन ये है। तो अब हर बच्चे ने दोनों में से देखना है कि मेरी कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि हर ह्यूमन नेचर, हर बंदा डिफर करता है। मेरी भी अब ये थी कि मैं कोशिश ये करता पहले 50 नंबर का सिक्योर कर लूं। तो मैंने क्या किया, मैं, मेरा ये भी था कि मैं ईज से बैठता था, मैं पहले पूरा 50 नंबर वाला सवाल पढ़ता था, उसको सोल्व करने लग पड़ता था, क्योंकि मैंने दूसरे दो को देखना नहीं है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जाके कर लूं। हर बंदे का स्टाइल यहाँ डिफरेंट है ना, तो अपने आप को यहीं देखें, ये पहले आप डिसाइड कर लें कि किस अप्रोच पे जाना है। क्योंकि वहां इन चीजों में अपना टाइम ना वेस्ट करें कि ये करना है वो करना है। तो पहले 15 मिनट आप पहला सवाल ही पढ़ें अच्छे से, इतनी अच्छे से पढ़े। फिर एक अच्छी बात थी कि मैंने हाइलाइटर ले गया था, उसको हाईलाइट करें, क्योंकि एमएससी के आपको पता है पेपर्स बहुत लेंथी होते हैं, खासतौर पे एमएससी 1 का। तो अगर 15 20 पेजेस हैं, इतने अपेंडिक्स हैं, एक सवाल जो 50 नंबर का है वो 10 पेजेस पे है, तो इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर ले। ये हमारे कुछ टीचर्स हैं, वो भी ये करवाते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, बच्चों को बताते हैं सीफेब में भी। तो ये अपने अंदर अभी आदत बना ले, लिटरली अभी आपके पास इतना अच्छा गोल्डन टाइम है कि आप इसमें राइट डायरेक्शन में सिर्फ एफर्ट करें, जो हमने ये सेशन रिकॉर्ड करा, इसमें चीजें सीखें, इंप्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत बच्चों ने इसी तरह किया है, और विदाउट इतना कि मतलब जिस तरह पहले लड़के पढ़ते थे उस तरह गाइडेंस नहीं थी, अब तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें अच्छी हो रही हैं, तो उनको यहाँ यूटिलाइज करें। तो टाइम मैनेजमेंट में यही है कि, और फिर एक जो सर अफाक ने ऑलरेडी चीज बता दी, कि आप अगर 15 मिनट निकाल भी दें तो आपके पास 2.4 मिनट्स पर मार्क है। अब प्रैक्टिस आपने करनी है एटलीस्ट 2.2 या 2 मिनट्स पर मार्क के हिसाब से, उसको कोशिश करने कंप्लीट करें। पेपर में फिर जब आप बैठेंगे रियल सिनेरियो में, तो और अगर कोई प्रेशर या कोई सिचुएशन आएगी तो वो इससे ऑफसेट हो जाएगी, कि आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा बचेगा। तो ये चीज है कि आप टाइम मैनेज इसी तरह अभी से प्रैक्टिस करें, उसमें टाइम मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप पेपर में बैठेंगे आपसे हो जाएंगी। इनमें आपको डेडिकेशन, आपको राइट माइंडसेट चाहिए, और राइट 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 टूल्स चाहिए, जो आप अभी से इनकॉर्पोरेट करें अपनी एक स्टडी सेशंस में। रोज के 10 10 घंटे पढ़े, आपके पास अभी सब बच्चों को तकरीबन एग्जाम लीव्स मिल गई हैं, तो इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करें। क्रक्स यही है स्टार्ट से लेके हमारे सेशन का, कि आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, आप सिलेबस को अच्छे से देखें। अगर आप खुदा ना खास्ता पहले फेल हुए थे, तो अब अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करें, उन चीज वीकनेसेस पे काम करें। और जो ये कुछ जेनेरिक टिप्स हैं, कुछ ये चीजें हैं, कुछ जो पेट रूल्स हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट का, 100% सिलेबस कवरेज का, और एग्जाम सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस का, ये 3 4 पॉइंट्स बड़े एक जनरली एक्सेप्टेड पॉइंट्स हैं, कि इनको अगर एक को भी छोड़ेंगे फिर नींद पूरा होना। ये अगर पॉइंट्स आप इस पे फोकस करते हैं तो इंशाल्लाह ब्राइट चांसेस हैं कि आप इसमें सीफैब एमएसएस में आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह, और सीफैब में भी। इंशाल्लाह। जी सर। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि अगर कोई चीज़ एग्जाम में भूल जाए या हमें ना आती हो,
तो उस पे सर अदनान रशीद साहब बड़ी अच्छी बात करते होते थे। जब मैं कैफ एट होता था उस टाइम सीएम में, उनसे पढ़ रहा था तो तब उन्होंने बताई थी। तो उसके बाद मैंने सारे पेपर्स पे ये फॉलो की कि आपने एग्जाम्स के घंटे उन चीज़ों पे स्पेंड करने हैं जो चीज़ें आपको आती हैं। जो चीज़ें आपको नहीं आती या आप भूल गए हैं तो उन पे जितना भी टाइम लगाएंगे वो सारा वेस्ट ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं से अल्लाह ना करे इल्हाम होगा, कहीं से आपको वो चीज़ दोबारा माइंड में आ जाएगी। जितना आप उस पर सोचेंगे उतना दूसरे क्वेश्चन का टाइम उस पर वेस्ट करेंगे। तो अपना टाइम उन चीज़ों पे स्पेंड करना है जो आपको आती हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 10 नंबर का, आपको कोई एक पार्ट दो पार्ट नहीं आते उसको छोड़ दें। उस वाला टाइम उन चीज़ों में स्पेंड करें जो आपको आती हैं, ताकि वो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें और उधर मिस्टेक का मार्जिन कम हो जाए। सो अपना टाइम उस चीज़ों में यूटिलाइज करना है जो चीज़ें आपको आती हैं, जो क्वेश्चन जो पार्ट आपको आते हैं वहाँ नहीं यूटिलाइज करना जो आपको नहीं आता। जितना आप सोचेंगे उतना आप दसते जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। बाकी ओपन बुक पॉलिसी पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहले बुक यूज़ की हुई है, फॉर एग्जांपल बीएफडी की स्टडी टेक्स्ट यूज़ की है या सर नासिर की बुक यूज़ की है, इस तरह एएफआर में या ऑडिट में बुक्स यूज़ की हैं या स्टैंडर्ड यूज़ की हैं, तो आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। अब मेरी अटेम्प्ट में क्या कहते हैं रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था, मुझे पता था ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मैं इससे जाके कंफर्म कर सकता हूँ। इसी तरह कुछ ग्रुप ऑडिट के कुछ पॉइंट्स है आइजा 600 से, तो मुझे पता था ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मेरे माइंड में नहीं है लेकिन ये है कि बुक में यहाँ लिखी हुई है, इतना पता है। तो मैंने फौरी फौरी खोली और ओपन की तो देख ली। इसी तरह बी एसपीएम एमएस2 में एसपीएम के पोर्शन में से एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से सस्टेनेबिलिटी का, तो वो मुझे आइडिया था कि ये यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं देख के कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो आपको चीज़ों का अगर आइडिया होगा ना तो पेपर में फिर तभी आप ढूंढ सकते हैं। सिर्फ ढूंढ के आपने आइडिया लेना है कि ये पॉइंट्स हैं, लिखना आपने अपना है। ये नहीं करना कि वहीं से बैठ के छापना शुरू कर दें या उधर से देखें और उधर टाइपिंग स्टार्ट कर दें, तो टाइम भी वेस्ट होगा और वो इरेलीवेंट हो जाएगा। आपने उधर से आइडिया जस्ट लेना है ताकि आपके माइंड में अगर टॉपिक भूला हुआ है तो वो आ जाए। देन आपने अपना और सिनेरियो के अकॉर्डिंग लिखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो सिनेरियो को समझे उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आप दोनों से, एक एक करके बताइएगा। मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि एमएस2 में हमें ड्राफ्टिंग का बड़ा मसला आता है, खास तौर पे एमएस2 में। तो उस पे कैसे किया जाए अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस? उसको आप छोड़ देंगे, प्रैक्टिस तो कर भी लिए फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही होती। मतलब इफेक्टिव वे क्या होगा हमारे लिए कि हम उसको ड्राफ्टिंग स्किल्स को अपनी या राइटिंग स्किल्स कह लें कैसे बेहतर कर सकते हैं? जी अली हैदर पहले आप बता दें फिर आफाक से पूछ लेंगे। तो काइंडली रिपीट करिएगा, अभी डिस्टॉर्शन आई थी कि एमएस2 में ड्राफ्टिंग स्किल्स। जी एमएस2 में बहुत सारे स्टूडेंट को ना ड्राफ्टिंग स्किल्स का मसला आता है कि क्या लिखना है, इधर कितना लिखना है, और मेन चीज़ ये होती है कि जी कितना जी। लिखना है। क्योंकि समझ नहीं आ रही होती, अगर 4 पॉइंट्स हैं तो टाइम उसके 8 मिनट है तो हमने उसको कितना लिखना है, ज़्यादा डिटेल में लिखना है, किस तरह एक्सप्लेन करना है। जी जी। इस पे थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आपने कैसे किया था और आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को? सर मैं अभी ये सजेस्ट करूंगा, और ये पॉइंट मैंने खुद अप्लाई किया है और ये बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे नज़दीक, कि अभी हमने बात की कि आप रिवीजन करेंगे उसके बाद आपने रोज प्रैक्टिस करनी है। अब आपने प्रैक्टिस किससे करनी है? आई कैप की वर्क बुक से, जो एमएसएज में आई कैप आपको देता है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने एग्जामिनर कमेंट्स को भी साथ पढ़ना है, और मार्किंग प्लान को। अगर इन चीजों पे हम फोकस कर लेंगे, अगर तो अभी से कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, करें। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एंड पे 6 से 8 पेपर पकड़ें पूरे एमएसए 1 के, मतलब वो रोज एक एक अगर आप पेपर भी रख लें, आपने उनको एंड पे जब हल कर लेने तो सजेस्टेड सोल्यूशन से देखना है। सजेस्टेड सोल्यूशन ऑब्वियसली बहुत एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, एक्सपेक्ट आई कैप भी नहीं कर रहा कि आप उसको उस जो उन्होंने बार सेट किया उसको क्रॉस करें या मीट भी करें। लेकिन आपने उसको देखना है, और फिर एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान। अच्छा, अगर आप ये एक दो पेपर भी अच्छे से देखते हैं ना तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस की ना तकरीबन जो हर एक में देखे पैटर्न सेम है, 50 30 20 नंबर के क्वेश्चंस। उसमें आगे पार्ट्स हैं, तकरीबन 5 5 6 6 पार्ट्स हैं, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, फिर अगले के कम। आपको पता होता है कि 10 नंबर है ना अगर रिस्क के, या 15 नंबर का रिस्क का एक है, तो उसमें 8 रिस्क मैंने आइडेंटिफाई करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। अगर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क है, हर उसने रिस्क का एक 2 नंबर रखे हुए हैं, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन का, एक उसकी एक्सप्लेनेशन का। अगर प्रोसीजर है
तो ऑब्वियसली फिर रिस्क 6 हो जाएंगे। तो ये देखें, ये चीजें आप तभी, ये चीजें कोई आपको एक बता नहीं सकता कि एक टॉपिक में इस तरह लिख दो या एक हो जाए। प्रैक्टिस राइट राइट वे में, और उसका यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। किसी टीचर को अगर तो चेक करवा ले तो मोर देन इनफ है। साथ आपको वो टीचर को उस पर कमेंट्स दे, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद कोई इतनी वार्डली ये सर्विस हो। तो जो मैंने किया था, एग्जामिनर कमेंट्स, साथ मार्किंग प्लान के देखें। एक आप तो सिस्टम पे आपने करना है ना, क्वेश्चन पेपर, उसका सोल्यूशन। अगर आप देख भी रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर की टैब है, सोल्यूशन किया है, आगे एग्जामिनर कमेंट्स किया और आगे मार्किंग प्लान किया। आप उसे अच्छे से देखते रहें, एनालाइज करें एक एक क्वेश्चन को। तो इंशाल्लाह ये जो वजूहत होती है ना कि मैंने इसमें लिखना क्या, कि करना क्या स्टार्ट, वो पता लग जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने पहले एक ओवरव्यू और एक टॉपिक्स अच्छे से अपने कवर किए हुए हैं एसपीएम के। खास तौर पे ये इशू आते ही एमएसए 2 में, क्योंकि सर एमएसए 2 में अभी उसकी जो एक स्ट्रेटजी है ना, वो जा रही है आईसीडब्ल्यू की तरफ, कि वो क्वेश्चंस और मटेरियल वहां से उठाता है, और वो वाइडली कवर नहीं होते पहली चीजें। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो बहुत रूम ऑफ ब्रॉड रूम है कि कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ठीक है, आप कुछ भी लिखे। एक एमएसए 2 में एक और मैंने भी सेशंस लिए थे, टीचर से भी खुद भी सीखा ये, कि एमएसए 2 में वो आपको इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि ये टू द पॉइंट ये आंसर है 2+2 जिस तरह 4 है मैथ में, इस तरह नहीं। एमएसए 2 में एक सिनेरियो बिल्ड करता है, आपका ओपिनियन लेता है, प्रोवाइडेड प्रॉपर रीजनिंग के साथ। आप उसे एक चीज पे अपना सिनेरियो बिल्ड करें, आप उसे बताएं कि हाँ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पीछे रीजनिंग्स ये हैं, थ्योरीज ये कहती हैं, एक कंक्लूजन निकाल दें। ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस है आपके आपके जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना सर, उससे आपको काफी चीजें पता लगती हैं कि आपने करना क्या है। आप आइडेंटिफाई में आप ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करेंगे, जो वर्ब होता है क्वेश्चन का वर्ब, उसको देखना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर वो कहता है कि इस पूरी सिनेरियो को आप देखें और फिर इसमें बताएं, तो उसमें कुछ और करना है। अगर वो कहता है अगर इनको कंपेयर करें, तो फिर ऑब्वियसली दो थ्योरीज को कंपेयर करना है। तो ये 4-5 चीजें, 4-5 वर्ब्स हैं, इनको हमेशा क्वेश्चन को रीड करते हुए इनको लाजमी पढ़े, क्या आइडेंटिफाई करना है या एक्सप्लेन करना है या इवेलुएट करना है। अगर आप इवेलुएट करते हैं तो वो एक ब्रो एक अपर लेवल पे आ जाती है, कि आपने थ्योरी को पहले उसकी एप्लीकेशन करनी है, तो ज्यादा वो मुश्किल या एक अच्छी चीज है। हल आइडेंटिफाई करने में आपने सिर्फ सिंपल आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। तो ये चीजें हैं। जी सर अफाक, आप इस पे, इस क्वेश्चन पे क्या क्या कहते हैं, किस तरह आपने डील किया था इस चीज़ को, और क्या स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे? अफाक, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? अ, जी अब आ रही। जी जी बिल्कुल। काइंडली क्वेश्चन रिपीट करना। जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ड्राफ्टिंग का हमें मसला आता है एमएससी 2 में, कि हमने ड्राफ्टिंग किस तरह से करनी है। हम्म। ठीक है, और कितना लिखना है, किस एक्सटेंट तक लिखना है, हमें कैसे ठीक पता है। चलेगा इस सवाल में कितना लिखना है, कि इस पार्ट में कितना लिखना है, ज़्यादा लिखना है, कम लिखना है, क्या करना है। हम्म तो इस पे थोड़ा अपनी हम्म। ओपिनियन दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, इसमें यही है कि अली ने जिसने अभी बताया था कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जामिनर कमेंट्स और जो मार्किंग स्कीम है उससे कंपेयर किया करें कि आपने कि क्या चीज़ें मिस की हैं, और अपने आप को मार्क्स उस तरह एलोकेट किया करें। फिर ऐसा ऐसा आपको आइडिया आइडिया होता जाएगा कि अच्छा आपने कितना इसके अंदर लिखना है। आप अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मली जो एमएसए 1 का पेपर है उसके अंदर नॉर्मली पूरा पॉइंट ही बात होती है, कंसोलिडेशन करनी है तो कंसोलिडेशन होगी, रिस्क लिखना है उसका रिस्पॉन्स लिखना है। एमएसए 2 के अंदर एसपीएम के अंदर हमने जो एसपीएम के रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर यही किया था। मैंने जो किया था कि सर फुरकान से टेस्ट सॉरी अपने क्वेश्चन चेक करवाए थे 2-3 दफ़ा ना। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें निकाली मेरी कि ये भी इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज को फिर साथ साथ ठीक किया। तो इश्यूज आप ये बता भी हैं सकते कि हैं क्या? हाँ जी समटाइम्स जी जी बिल्कुल, इश्यूज जो बताइएगा। एमएससी 2 का पेपर जो क्वेश्चन होता है जितनी भी चीज़ें उसमें, हाँ एमएससी 2 के अंदर जो भी वो उस इंफॉर्मेशन को अपने रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स देते हुए इसको लाजमी करें टच। ठीक है। उसके अलावा एंड पे अगर उसने इवेलुएट करने का पूछा है या फिर उसने कहा है कि कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो एंड पे अपना कंक्लूजन लाजमी दें। तो सर फुरकान ने भी एंड पे, और सर फुरकान के अलावा मैं अपने दोस्तों से भी अपने समटाइम्स
क्वेश्चन चेक करवाए। और समटाइम मैंने एक दफ़ा दो दफ़ा ये भी किया, क्योंकि हम में से, हम दोस्तों में किसी की स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, ठीक है, इन ड्राफ्ट करने में एसपीएम के कोई आंसर, तो आप उनके साथ एक कॉल ले लें, कॉल पे ले लें उन्हें, और दोनों एक साथ मिलकर क्वेश्चन एक सॉल्व कर लें। आपको पता लगेगा उसकी अच्छा अप्रोच आपको मे बी हेल्प आउट कर दे क्वेश्चन ड्राफ्ट करने में। तो यही है कि आप प्रैक्टिस करें। वही लोग जो भी गलतियां करें उसको साथ साथ देखें, मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, और एग्जामिनर कमेंट्स के साथ उसको रिकंसाइल करते रहें। तो एक टाइम आएगा कि आपका ऑलमोस्ट आंसर टू द वर्ड टू वर्ड तो मैच नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप सारी चीजें आपने डिस्कस की होंगी अपने आंसर में जो आई कैप के आंसर ने की है। तो मेरा ख्याल है ये एक पॉइंट होता है कि फिर आपको थोड़ा सा कंफर्ट आना चाहिए कि अच्छा मैं अब सारी चीजें डिस्कस, मेरी डिस्कशन हो रही है सारे पॉइंट्स के ऊपर मेरे आंसर में। ये बहुत शुक्रिया, जी। तकरीबन हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। बाकी मेरे पास एक अपडेट थी न्यू एजुकेशन स्कीम के बारे में। जैसे कि आपको पता है मुल्क को इस टाइम हालत जंग में है, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो इस टाइम तक जो आज की न्यूज़ है, अभी तक स्कीम अप्रूव नहीं हुई। अभी तक गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। और उस अगर अप्रूवल प्रोसेस को देखा जाए, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो 31 मई तक पॉसिबल नहीं है। दिसंबर 2025 न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग होने के चांसेस लेस देन 1% है। उसके लिए आई कैब ने 6 महीने की कंडीशन रखी हुई है। 6 महीने पहले अप्रूवल होगी तो तभी जाके स्कीम एप्लीकेबल होगी आफ्टर 6 मंथ। सो 31 में वो डेडलाइन बनती है, और 31 मई तक जिस तरह की सिचुएशन चल रही है अभी से, अगर प्रोसेस वो क्विकली भी स्टार्ट करें या प्रायोरिटी बेसिस पे भी अप्रूवल लेना चाहें तब भी पॉसिबल नहीं है। तो दिसंबर 2025 अटेम्प्ट नई स्कीम के अकॉर्डिंग होने के चांसेस लेस देन 5% है। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर लें, खास तौर पे वो बच्चे जिनका MS1 लास्ट पेपर रहता है और वो नई अटेम्प्ट की वजह से बैठे हुए हैं कि जून के बाद वैसे ही नई अटेम्प्ट आ जाएगी, तो हम फेल भी हो जाए तो क्वालिफाई कंसीडर होंगे। तो 95% तक चांसेस हैं कि आपको दिसंबर में दोबारा MS1 ही देना पड़ेगा, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा नई स्कीम के आने का। तो अगर आप MS1 की फ़ीस दे चुके हैं या SPM की फ़ीस दे चुके हैं, तो उसकी अपनी तैयारी करें और अपनी प्लानिंग दिसंबर 2025 अटेम्प्ट ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग कर लें। अगर आई कैप को ईमेल करके आप अपना कोई पेपर वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। जिनकी फ़ीस दी हुई है उनको मतलब अगर चेंज करवाना चाहें तो शायद आई कैप कर दे। आउट तो डेट गुजर चुकी है, लेकिन उसी हिसाब से लेके चले। तो 90 टू 95% चांसेस यही है दिसंबर 2025 ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग होगी। तो SPM पे, जो SPM दे रहे हैं उस पर फोकस करें, जो MS1 दे रहे हैं उस पर फोकस करें। और जो MS2 के बच्चे इस स्पेस पे थे कि केस स्टडी का पेपर हमें देना पड़ेगा या नहीं, इस वजह से टेंशन में थे, तो वो उनको अगर अल्लाह ना करे सेनेट में पास ना हो तो दोबारा फिर MS2 देने का उनको मौका मिलेगा। थैंक यू सर आफाक एंड अली हैदर, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह के हम सेशन फ्यूचर में भी करते रहेंगे। तो आपका बहुत थैंक शुक्रिया, यू आपने अच्छे से स्टूडेंट को फॉर। गाइड किया। इसके बाद हमें स्टूडेंट का फीडबैक भी मिलेगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे इंशाल्लाह कैफ के, सॉरी C5 के पेपर्स के बाद, फिर देन रिजल्ट के बाद, तो डिफरेंट टॉपिक्स पे जो क्वेरीज हमारे पास आएंगी उन पे हम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया सर, इनविटेशन के लिए बहुत शुक्रिया।